गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन रहता है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली क्वेश्चंस को देखते हैं। आज जो हमारा सेक्शन रहेगा यह आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगा। जिस टॉपिक का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अब देखेंगे कि यह टेक्नोलॉजी चर्चा में क्यों है। 3 वर्षों की विलंबता के बाद वर्ष 2022 से यात्री देश के 4 हवाई अड्डे। कौन से 4 हवाई अड्डे, वह कौन कौन से हैं? पहला वाराणसी, दूसरा पुणे, तीसरा कोलकाता और विजयवाड़ा। यह 4 हवाई अड्डे हैं जिन पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकेंगे। क्या होगा? जो फेस स्कैन है इसका उपयोग कर सकेंगे। अब इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं कि यह क्या काम करता है, इसकी हानियाँ, इसके लाभ, सारी चीज़ें हम देखेंगे। फेशियल रिकॉग्निशन यह एक बायोमेट्रिक तकनीकी है। कौन सी है? बायोमेट्रिक तकनीकी है जो किसी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। यानी कि सिर्फ फेस स्कैन से ही जो मतलब कि कौन व्यक्ति क्या है, उसके डाटा वगैरह इन चीज़ों का क्या करेगी, वह स्कैन करेगी। तो यह क्या है? तो यह एक बायोमेट्रिक तकनीकी है जो किसी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। लगभग 6 दशक में स्किन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसित हुई है। ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यह व्यक्तियों के चेहरे की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो मौजूद डेटाबेस है इसमें उपलब्ध छवियों से मिलान करके व्यक्तियों की पहचान की जाती है। यानी कि उनके पास जो डेटा है उसमें जैसे कि आप हवाई अड्डों पे आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वीज़ा वगैरह जो भी रहता है आपका, वह स्कैन करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा? सिर्फ आपके फेस से स्कैन से ही बता देगा कि हाँ आप यही व्यक्ति हो या कोई और है। सिर्फ फेस स्कैन से ही बता देगा। कार्यप्रणाली क्या है इसकी? तो प्रारंभिक स्तर पर फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर किया जाता है। किसे? जो फेस है उसकी जो विशेषताएं उस पर कैप्चर किया जाता है कैमरे को। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उन विशेषताओं को पुनः निर्माण किया जाता है। चेहरे और उसकी विशेषताओं के एक साथ एक डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है तथा इसे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाता है। इसका उपयोग बैंकिंग सेवा, सुरक्षा उद्देश्य की पूर्ति इत्यादि में भी किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या चीज़ है, यह कि ये सिर्फ फेस स्कैन से, सिर्फ जो कैमरा है, जो सॉफ्टवेयर है, यह सिर्फ इसको फेस के सामने लाने से ही क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल उसके सामने आ जाएगी कि हाँ यह वही व्यक्ति है या कोई और है। अब इसका उपयोग देखो, एक तो बैंकिंग सेवा में भी किया जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, में बैंकिंग सेवा में की, और सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति इत्यादि के लिए भी किया जा सकता है। अब इसकी आवश्यकता और प्रमाणीकरण को देखेंगे। इसे प्रमाणीकृत एवं पहचानने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी सफलता दर कितने प्रतिशत बताई गई है? इसकी तो सफलता दर इसकी 75% बनाई गई है। इसके साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायर। अब फोर्स मल्टीप्लायर क्या है? तो भारत में प्रति 1 लाख नागरिकों पर 144 पुलिसकर्मी हैं। जो प्रति 1 लाख जो नागरिक है उन पर कितने? 144 पुलिसकर्मी हैं। अतः फेस रिकॉग्निशन प्रणाली यहाँ बल गुणक के रूप में कार्य कर सकती है। तो कोई इतने सारे मतलब कि जनसंख्या हमारे यहाँ, परंतु क्या है, पुलिसकर्मी कम है। अब किस किस को मतलब ये देखेंगे कि कौन क्या है, तो इससे क्या होगा कि इससे अपना जो टाइम है वह भी बच सकता है। तो क्या है, यह एक बल गुणक के रूप में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि इसे न तो अधिक कार्यबल की आवश्यकता है और ना ही नियमित उन्नयन की। आगे देखेंगे हम यह तकनीकी वर्तमान जनशक्ति। अब देखो वर्तमान में जनशक्ति क्या होगा इसका, तो कार्यबल के साथ साथ मिलकर एक गेम चेंजर के रूप में भी कार्य कर सकती है। अब देखो इसकी चुनौतियां और अवसंरचनात्मक जो लागत है इसके बारे में हम देखेंगे। कृत्रिम बौद्धिकता और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों की
क्रियान्वयन महंगा होता है। क्या होता है, जो मतलब कि डेटा होता है ना, यह बहुत जो बिग डेटा होता है वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है, और प्रौद्योगिकियों का जो क्रियान्वयन है यह भी बहुत महंगा होता है। तो क्या करेंगे, संग्रहित सूचनाओं की मात्रा बहुत ही बड़ी होती है और इसके लिए विशाल नेटवर्क और डेटा भंडार सुविधा की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है। और देखो इतना आप सभी जानते हैं हमारा जो भारत है वह बहुत कम विकसित है। तो इससे क्या होगा कि इससे सिर्फ मतलब कि अगर आपको जितनी ज़्यादा बहुत समय में काम भी बहुत समय में होता हैगा, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जो भी डेटा है जैसी जो महंगी चीज़ें हैं, ये भारत अभी अफोर्ड मतलब इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है। मतलब कि वर्तमान में जो भारत के पास ये उपलब्ध ही नहीं है ये चीज़ें। तो क्या होगा इससे, अब देखो इसमें जो गोपनीयता है इनका उल्लंघन देखते हैं। हालांकि सरकार डेटा गोपनीयता व्यवस्था जैसे कानून ढांचे के माध्यम से गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित करने की योजना बना रही है। क्या कह रहा है कि बना रही है, परंतु अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस प्रकार की तकनीकी के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आपसी हितों में टकराव उत्पन्न कर सकता है। क्या हो सकता है, आपसी जो हित है उसमें टकराव उत्पन्न कर सकता है। अब देखो इसकी विश्वसनीयता और प्रमाणिकता क्या है, तो इसकी जो विश्वसनीयता है इसमें चूंकि एकत्र किए गए डाटा का उपयोग आपराधिक है, ठीक है, इसलिए मानकों और प्रक्रियाओं के साथ साथ डेटा के विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देखो आपका फेस स्कैन होगा, आपका डाटा किसी के पास भी आ सकता है, ठीक है, इस चीज़ से सिर्फ फेस स्कैन करने से। चलो यह तो आपको गवर्नमेंट के यहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ पर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि दूसरी जगहों पर भी आपके साथ आपका डेटा वगैरह जानने के लिए सिर्फ फेस स्कैन करना है, तो कोई भी फेस स्कैन कैसे भी कर लेगा दूर से या इस तरीके से। तो यह भी चीज़ें बहुत मतलब कि इसकी जो विश्वसनीयता और स्वीकार्यता है इसको भी बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है। अब क्या होगा, डेटा सुरक्षित कानून की अनुपस्थिति। अब डेटा सुरक्षित कानूनों की अनुपस्थिति में एफआरटी सिस्टम, जो कि एफआरटी सिस्टम क्या करता है, जो कि उपयोगकर्ता द्वारा डेटा को संग्रहण और भंडार की आवश्यकता में सुरक्षित उपायों के लिए अनिवार्य बिंदु का विषय है। यानी कि इसको सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही यह चीज़ लाभदायक है। वरना क्या होगा कि अपना जो डाटा है, जो अपने बारे में डिटेल है, वो सारी चीज़ें हर किसी को पता चल जाएगी, तो यह चीज़ें तो अच्छी नहीं है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसे भी व्यवस्थित और सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अंतर्निहित चुनौतियाँ। समय के साथ चेहरे में परिवर्तन भी हो सकता है, यह भी चिंता का विषय है। अब देखो आप छोटे रहते हो तब तो आपका फेस अलग रहता है, और जब बड़े हो जाते हो तब अलग रहता है, और जब आपकी एज हो जाती है तब अलग रहता है। यह भी चीज़ एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी हमने जो स्कैन कराया है और हम अगर काफ़ी टाइम के बाद रिटर्न आते हैं तो अगर वो फेस आपका स्कैन नहीं हुआ तो फिर यह भी आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या अंतर्निहित चुनौतियाँ हैं। इसमें क्या होगा कि समय के साथ चेहरे में परिवर्तन भी हो सकता है, यह भी एक चिंता का विषय है। अब देखते हैं आगे की राह। तो वर्तमान डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित या स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया कि क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। इस संदर्भ में भारत का एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। यानी कि इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि व्यक्तियों का डाटा संरक्षण विधेयक 2019 में आवश्यक परिवर्तन की जाए। इन परिवर्तनों की सुनिश्चितता हेतु इसमें आवश्यकता सुधारों का आवश्यकता है। यह उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ उपयोगकर्ताओं का जो गोपनीयता है इस पर भी जोर देता है। सबको अपने अपनी सिक्योरिटी चाहिए रहती है, अगर यह चीज़ होगी सिर्फ फेस स्कैन करने सबको पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिर्फ वहीं पर ही यह चीज़ें अवेलेबल हो जहाँ पर यह होनी चाहिए, सभी जगहों पर नहीं होनी चाहिए। इन अधिकारों पर लागू करने हेतु एक गोपनीयता आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये कि सरकार की सूचना के अधिकार को मजबूत बनाने के साथ ही नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना चाहिए। इसके आंतरिक जो पिछले 2-3 वर्ष है इसमें हुए जो तकनीकी विकास है उसको देखते हुए संबोधित करने को भी आवश्यक है। जो इसको है क्या, संबोधित करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। ये कानून तकनीकी विकास की सीमा भी निर्धारित करते हैं। क्लियर है, ठीक है। आज का ये जो हमारा टॉपिक था वह कौन सा था, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। यह चर्चा में क्यों था यह हमने देखा। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।